हम केमिस्ट्री की एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे मार्कोवनीव-कॉफ रूल कहते हैं। ये एक रशियन केमिस्ट थे, व्लादिमीर मार्कोवनीकॉफ। ये मार्कोवनीकॉफ ने हमें क्या बताया था, उसे हम कुछ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल चीज़ों से समझते जाएंगे। हमने कहा व्हेन ए रिएजेंट लाइक ए प्रोटिक एसिड मीन्स ऐसे कंपाउंड जो कि प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा HX लिख दिया है, या हमने मान लिया कि जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HCl लिख देता हूँ, HCN आ गया है। तो जब इस HX का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा H+, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, और साथ में क्या बनता है, X- बनता है। तो ऐसे जो एसिड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोटिक एसिड बोलते हैं। चीज़ों को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलना है। हमने कहा व्हेन ए रिएजेंट लाइक ए प्रोटिक एसिड एड्स टू एन अनसिमेट्रिकल एल्किन। अब अनसिमेट्रिकल एल्किन क्या होता है उसको देखते हैं। देखो, जब मैं लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड और CH2, यहाँ पर दोनों कार्बन क्या है, एक समान है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल, इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल है क्योंकि इसके दोनों कार्बन सेम है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, ऐसी अवस्था में आप क्या देखेंगे कि ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ये जो कार्बन है, इनकी केमिकल कंडीशन एक जैसी नहीं है। एक के ऊपर एक हाइड्रोजन है और दूसरे पर 2 हाइड्रोजन है। इस सिमेट्रिकल में तो आप 1 नंबर इसको दे सकते हैं, 2 नंबर कार्बन दोनों एक जैसे हैं। जबकि इसमें अगर मैं नंबरिंग दूंगा तो ये कार्बन नंबर 1 रहेगा, ये कार्बन नंबर 2 रहेगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन है और कार्बन नंबर 2 पर एक हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। तो पहले एक एक वर्ड को समझते हुए चलना है। हमने कहा कि एक प्रोटिक एसिड है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है कि एक प्रोटिक एसिड है। प्रोटिक एसिड का मतलब जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया कि वो HCl हो सकता है, वो HCN हो सकता है। इसकी रिएक्शन हमें किसे करानी है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में, जैसा कि ये वाला मॉलिक्यूल है। दोबारा मैं लिखता हूँ, इसको समझिएगा। हमने कहा यहाँ पे एक है आपके पास में अनसिमेट्रिकल, पहले आपने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का डिफरेंस आप समझ गए हैं। इसकी आपको रिएक्शन किससे करानी है, एक प्रोटिक एसिड के साथ में करानी है। ये हो गया प्रोटिक एसिड है। ये प्रोटिक एसिड होता है, इसमें एक समझने की बात है, ये जो X होता है ना, इस X के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिससे इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस X की ओर विस्थापित हो जाएंगे। X पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा। समझ गए। हमें ये समझना है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम को देखेंगे फिर हम रिजल्ट को देखेंगे। हमें ये देखना है कि जब ये रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन कहाँ पर जाता है, ये हाइड्रोजन कहाँ पर जाता है। मैं पहले कंडीशन बताता हूँ। मान लेते हैं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्कोवनीकॉफ क्या कर रहा है, मैं 2 कंडीशन बता रहा हूँ कि या तो ये हाइड्रोजन चला गया कहाँ पे, जहाँ पर मैंने एरो लगाया इस CH के पास में, और ये X कहाँ चला गया, ये X चला गया इस CH2 के पास में। तो हमारे पास में देखो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास में आएगा CH3 CH, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया CH2, यहाँ पर लग गया H लग गया है, और यहाँ पर आ गया है X आ गया है। यानी कि यहाँ पर H आ गया इस कार्बन पे और ये वाला X आ गया इस कार्बन पे। यानी कि नंबर की बात करूँ, ये CH2 है 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन है, ये वाला 1 नंबर कार्बन है, ये वाला 2 नंबर कार्बन है। एक कंडीशन ये हो सकती है, या क्या हो सकता है, इसी के मैं पैरेलली आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा में क्या हो सकता है कंडीशन, हमने कहा ये CH3 है, ये हो गया CH है, और यहाँ पर आ गया CH2 है। तो या ये हो सकता है कि X आ जाए, कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ जाए X, और कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ जाए वे क्या, H जुड़ जाए। ये हमारे पास में 2 डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। लेकिन इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, इसी को समझाने के लिए
मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव ने एक रूल दिया था। वो रूल क्या है उसको आप समझेंगे, उसी के हिसाब से आप रिजल्ट समझ में रहेंगे। मैं पहले बोलता हूँ आपको, ये वाला क्या था, ये वाला था प्रोटिक एसिड है, ओके, ये वाला है प्रोटिक एसिड है, ये हो गया प्रोटिक एसिड। और इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है अनसिमेट्रिकल, इसको हमने नाम दिया है अनसिमेट्रिकल, ये है एल्कीन है, ठीक है। तो ये कहता है मार्कोनिकॉव कि जब प्रोटिक एसिड के रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में कराते हैं तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन एटम इज एडेड टू द कार्बन विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये वाला जो हाइड्रोजन है, कौन सा, यहाँ पर देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसे प्रोटिक एसिड का, जिसपे देखो मैं गोला बना रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा, किस कार्बन के पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आप यहां पर देखो कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन कितने, 2 है, और कार्बन नंबर 2 पर कितने, 1 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसपे मैं निशान लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या होगा रिजल्ट में, देखो आपके पास में क्या आएगा। मैंने 2 कंडीशन बताई थी, ये एक ऊपर वाली कंडीशन और एक ये वाली बी कंडीशन लिखा रहा हूँ। यानी कि कंडीशन कौन सी सही है, ये वाली, कौन सी, जिसमें ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है, 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ रहा है, समझ गए। इसको मैं अभी एक बार और समझाऊंगा। हमने कहा ये है CH3, ये वाला हो गया CH, यहाँ पर आ गया है CH2 है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एक, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, ये है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन के दोनों जो डबल बॉन्ड बने हुए हैं उस पे कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हमने कहा इसको एसिमेट्रिकल है। अब एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, इस एग्जांपल से समझिएगा, पहले वाली बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये है हाइड्रोजन साइनाइड हो गया है, ये एक पोलर बॉन्ड है, इससे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन साइनाइड की ओर चले जाएंगे तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और साइनाइड पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा आप इसको देखिए। मैं एक बार सीधा रिजल्ट बताता हूँ, मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा। तो हमारे पास में मार्कोनिकॉफ का नियम है, वो क्या बताता है कि ये जो हाइड्रोजन है, किसका हाइड्रोजन, प्रोटिक एसिड का हाइड्रोजन, ये क्या है, प्रोटिक एसिड है, इसका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां जिस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। इस बात को जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन, प्रोटिक एसिड का हाइड्रोजन कहां जाएगा, जिस कार्बन के ऊपर, यानी ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन कितने, 2 है, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन कितने, 1 है। इसलिए हाइड्रोजन का ट्रांसफर कहां होगा, जिस जगह पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो देखिए क्या होगा, ये जब रिएक्शन होगी, यहाँ पर देखिए CH3, ये हो गया CH, ये बॉन्ड तो टूटेगा, यहाँ पर क्या बन गया था CH2। तो हमने कहा कि ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इसके पास जाएगा जिसके पास पहले से एक्स्ट्रा है, और साइनाइड कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसकी अपोजिट एंड में साइनाइड बनेगा। तो आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये बन गया CH3, ये हो गया CH, ठीक है, और नीचे CH2 और H क्या बन गए, CH3, और यहाँ पर क्या आ गया है, साइनाइड आ गया है, ठीक है ना। ये बनेगा एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि हाइड्रोजन के विस्थापन का तरीका बताया था इन्होंने कि हाइड्रोजन का ट्रांसफर कहाँ होगा। अब देखते हैं इस रूल को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। अभी आपको मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ एक बार कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, उसके बाद में हम चीज़ों को क्लियरली समझेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं मैकेनिज्म। किसकी मैकेनिज्म है, हमने कहा मार्कोनिकॉव है, रूल है, इसकी मैकेनिज्म है। मैं किसकी रिएक्शन करा रहा हूँ वो पहले यहाँ पर ऊपर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन समझाने वाला हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं, ठीक है ना, ये प्रोपीन है। अभी यहाँ पर मैं 1 प्रोपीन क्यों नहीं लिख रहा हूँ, दूसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती है, 1 2 और 3, 1 प्रोपीन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 प्रोपीन इसमें हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। अब इसकी मैं रिएक्शन किससे कराना चाहता हूँ, इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ये हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया है। यहाँ पे पहले मैं समझाता हूँ फिर आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे।
अब हमने कहा मार्कोनिकॉफ का रूल हमें क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कौन से कार्बन के पास जाएगा, एल्कीन के कौन से कार्बन के पास जाएगा, जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये वाला है कार्बन जिसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। रिजल्ट हमारे पास क्या आया, ये हो गया CH3, यहाँ पर हो गया CH, ठीक है ना, ये बॉन्ड है टूटा, यहाँ CH2, इसके साथ में क्या लग गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है, और इधर क्या जुड़ गया है, ब्रोमीन जुड़ गया है। ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया है। और ये रिएक्शन कौन सी है, इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकल रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है ना। अब इसी रिएक्शन की मैं आपको क्या समझाऊंगा, मैकेनिज्म को जो मैंने लिखा है क्या क्या होगा पहले देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और आप जानते हैं कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये टूटेगा, HBr जब टूटेगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ले लेगा कौन, ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, ये बन गया प्रोटॉन। और दूसरा क्या बन गया, ये बन गया ब्रोमाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड बोलते हैं। जब चार्ज आ गया तो ब्रोमाइड है। और H+ है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन कहते हैं। इसीलिए हमने HBr का नाम क्या रखा था, इसीलिए हम HBr को क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रोटिक एसिड बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो पहले के अंदर क्या हुआ है कि ये टूट गया, ये प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रेम है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझ गए। अब इस रिएक्शन का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि रिएक्शन तो कौन सी हो रही है, रिएक्शन तो हो रही है एडिशन रिएक्शन हो रही है, और इसमें अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखें क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर चलते हैं। यह हो गया स्टेप नंबर 2। इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अब मैं बना देता हूँ यहाँ पर एल्कीन को, जो ऊपर मैंने बताया था CH3CH, और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आ गया CH2। अब प्रथम पद में फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, फर्स्ट स्टेप में बना था हाइड्रोजन प्लस बना था। इस हाइड्रोजन प्लस को हमने क्या कहा, यह है एक इलेक्ट्रोफाइल। अब याद करने की बात नहीं है कि ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल। जब H+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोफाइल के आने से क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल के आने से ये हुआ कि ये वाले जो यहाँ पर बताते हैं बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटा और इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, इस वाले कार्बन पर आ गए। कौन सा ये कार्बन, हमने कहा ये वाला देखो कार्बन था, कार्बन नंबर 1 है, और ऊपर वाला कार्बन क्या था, 2 नंबर था। अब कार्बन नंबर, ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 पर ही क्यों गए, इसको भी समझने की बात है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखो यहाँ पर समझो, ये वाला जो ग्रुप है ना, एक एक चीज़ को समझना है। ये जो CH3 बना हुआ है, ये CH3 कैसा होता है, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ। CH3 को होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है। उससे आप ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, CH3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। समझ गए बात को, ये जाएंगे इसकी तरफ, कार्बन नंबर 2 की तरफ। तो क्या होगा, इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। कार्बन नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी कार्बन 1 की तुलना में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च डेंसिटी से निम्न डेंसिटी की तरफ, यानी कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 1 की तरफ पाई बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। समझ गए बात को। आगे देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल पास में आ गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का हमने कहा स्थानांतरण हो गया। तो क्या हुआ, देखो ये CH3 का CH3 है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे इसकी तरफ, और ये बॉन्ड टूट गया। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है CH2 बन गया है। पाई इलेक्ट्रॉन आगे किसके पास में, इस वाले कार्बन पे। ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन नंबर मैंने कहा था 1 नंबर 2 नंबर और ये है 3 नंबर। कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच के पाई बॉन्ड टूटने से
ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, कार्बन नंबर 1 पर, तो कार्बन नंबर 1 पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन नंबर 2 पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। आप समझ पा रहे हैं इसको? इससे क्या हुआ, इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इसलिए कहते हैं इसको। अब बात आती है इसके साथ में रिएक्शन करने कौन आएगा। देखो आप, जैसा मैंने बताया था, अब ये आ गया H प्लस आ गया। अभी मैंने बताया था मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। यानी कि कार्बन नंबर 1 पर जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो कार्बन नंबर 1 पर जाएगा, तो देखो रिजल्ट में क्या बना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो कैसा बना, ये बन गया CH3, उसके बाद क्या बना CH, नीचे की तरफ क्या बन गया CH2 था, एक हाइड्रोजन आ गया तो ये बन गया CH3 और ये क्या हो गया, प्लस का निशान आ गया यहाँ पे। और ये कौन सा है, कार्बन। इस कार्बन को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, या हम कह सकते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं। 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं। ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये बन गया क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये अपने अलावा एक ये वाला और एक ये वाला 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा, यहाँ तक तो आप इसको पहले होल्ड में रख लो दिमाग के अंदर, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था, दोबारा देखो, मार्कोनिकॉफ ने कहा था ये वाला H प्लस कहाँ गया है, उस कार्बन के पास गया है जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। आगे चलते हैं, पहले अपने कहाँ पे, स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या होने वाला है उसको आप देखो। स्टेप नंबर 2 में क्या बना था, स्टेप नंबर 2 में बना था CH3 CH और CH3 यहाँ पर आया था, प्लस आया था, जिसका हमने नाम क्या रखा था, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं। समझ गए। अब इसके पास में कौन आएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, ब्रोमाइड आयन बना था। ये ब्रोमाइड आयन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ब्रोमाइड कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर प्लस है। तो इसके रिएक्शन करने से हमारे पास में फाइनल स्टेप में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3, और मैंने कहा यहाँ पर क्या जुड़ गया है, ब्रोमाइड जुड़ गया। अब अगर हम इसका नोमेनक्लेचर कहेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर दे देता हूँ। ठीक है ना। ब्रोमीन कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे कार्बन पे, तो हमने नाम लिखा इसका 2 ब्रोमो। कार्बन 3 है तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो नाम क्या हो गया इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना है। ये कहता है मार्कोनिकॉफ का रूल बोलता है। समझ गए बात को। अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि मैंने कहा इलेक्ट्रोमेराइजेशन के दौरान रिजल्ट में, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक नई कंडीशन बताता हूँ, आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, हाइड्रोजन का स्थानांतरण वहीं पर क्यों हुआ है, उसको आपको समझना है। देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, मैंने कहा था कि अगर ये H प्लस है, इसके आने से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ हो रहे थे, यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे। यानी कि कहाँ पे, तो हम कहेंगे ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये है कार्बन नंबर 3। पाई बॉन्ड, ये सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ हो रहा था, कार्बन नंबर 1 पे हो रहा था। अगर एक बार मान लो, अब मैं लिख रहा हूं उल्टा इसका, इस एरो को हटाता हूं मैं, अब एक बार मान लो कि ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ हो गया, कार्बन नंबर 2 पर हो गया। होता नहीं है, हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो देखो हमारे पास में क्या कंडीशन आ रही है, आयनिक कंडीशन, CH3 CH, यहाँ पर हो गया CH2, ये बन जाता प्लस और ये बन जाता है क्या, फिर माइनस। समझ गए। और अब हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस कहाँ गया, उल्टा करते हैं, उस कार्बन के ऊपर गया जिसके ऊपर हाइड्रोजन पहले से कम है।
अगर हम ऐसा कर देते हैं तो आपको देखो आपके सामने क्या कंडीशन आएगी। ये बनेगा CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर बनेगा CH2 और ये बन गया प्लस S। इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं, इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और हम ये कहते हैं कि ये लेस स्टेबल होता है। ये क्या है? लेस स्टेबल है। जब हम कंपैरिजन करें किस किस का, देखो आप, एक बनाया मैंने CH3 CH और CH3, यहाँ पर कार्बन पे प्लस है। दूसरा मैंने बनाया CH3 CH2 और CH2, यहाँ पर मैंने प्लस लगाया। समझ गए? इसको हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। इसमें स्टेबल ज़्यादा कौन सा है? तो हम ये कहेंगे इसमें स्टेबल ज़्यादा होगा 2 डिग्री। ये 2 डिग्री वाला क्यों है आप देखो, 2 डिग्री वाला इसलिए है क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये CH वाला, इस पे प्लस है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपके पास में। कौन कौन से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? एक तो ये वाला है CH3 और दूसरा ये वाला CH3 है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की कमी को, इलेक्ट्रॉन की कमी को सेटिस्फाई करेंगे। जबकि 1 डिग्री में क्या होगा, ये वाला जो 1 डिग्री कार्बन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए केवल CH2 है, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज है वो उतना स्टेबल नहीं है। 2 डिग्री कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर करेगा? जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की पहले से कमी होगी। ये हमें कारण समझना जरूरी है। हमने ये बता तो दिया एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव रूल है वो सही क्यों है, उसका कारण है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। देखिए, अब हम समझते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इट इज जस्ट अपोजिट टू द मार्कोनिकॉव रूल। ओके, मार्कोनिकॉव रूल का अपोजिट होता है। पहले मैं तो समझा देता हूँ आपको ये अपोजिट क्यों होता है और किस परिस्थिति में होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। इसकी रिएक्शन करानी हमें किसके साथ में? इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ में, जो कि एक प्रोटिक एसिड है, जो कि एक प्रोटिक एसिड है। ये हो गया एक प्रोटिक एसिड। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे, अब आगे सुने, मार्कोनिकॉव ने क्या कहा था और उसका उल्टा क्या है। मार्कोनिकॉव ने कहा था कि हाइड्रोजन का ट्रांसफर उस कार्बन पर होगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर उस कार्बन पर होगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ये बात उन्होंने बताई थी। लेकिन मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि जब कभी किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे कि ये प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन जब हम करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? उल्टा काम होगा। इस हाइड्रोजन का स्थानांतरण कहाँ होगा? उस कार्बन पर होगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। और ऐसा क्यों हुआ? ये ऊपर की जो घटना है ये तो किस रूल को फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है मार्कोवनिकॉफ भी लिखते हैं कई जगह रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए हाइड्रोजन कहाँ जा रहा था? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कार्बन नंबर 1 पे जा रहा था। जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन उस कार्बन पर जा रहा है, यानी कार्बन नंबर 2 पर, जहां पर हाइड्रोजन कम है। उल्टा हो गया। तो रिजल्ट क्या आएगा उसको हम देखते हैं। तो रिजल्ट ये आएगा इस कंडीशन में कि CH3, ये CH है, एक हाइड्रोजन और आ गया तो ये CH2 बन गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2 और Br बन जाएगा। ये रूल उल्टा हो गया है। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन कहते हैं। जबकि मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करते हैं तो देखो रिजल्ट क्या आएगा।
CH3CH, यहाँ पर जुड़ेगा ब्रोमीन और यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो CH3। तो यहाँ पे नाम क्या आ रहा है देखो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो यहाँ पर रिजल्ट आया 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। समझ गए बात को। मार्कोनिकॉफ के रूल को मानने पर हो रहा था 2 ब्रोमोप्रोपेन, और यहाँ पर क्या हुआ, मार्कोनिकॉफ का उल्टा काम हो गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना, रूल कहते हैं। ये दोनों बातों के कंडीशन में आप देख लो, समझ में आ जाएगा। इसका कारण क्या बना, कारण केवल एक ही बना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लागू होता है, नंबर 1 हम कहेंगे H2O2। H2O2 को क्या बोलते हैं, H2O2 को कहते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, फिर तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही रिजल्ट बनेगा। दूसरा, एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है वह HBr की कंडीशन में ही लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। HBr की रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी, तभी ये रिजल्ट आएगा। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म को हम अगली स्लाइड में समझते हैं। चीज़ों को धीरे धीरे समझना है आपको, जल्दबाजी करने से आवश्यकता नहीं है। हमने कहा एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है H2O2। हमने कहा एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है वह किस की प्रेजेंस में लागू होता है, तो हमने कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लागू होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, OH और OH भी लिख सकते हैं। समझ गए। अब यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ चलता हूँ, समझ गए। यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नंबर 1 पहले देखिए, स्टेप नंबर 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इस स्टेप नंबर 1 में यहाँ पर क्या होने वाला है, हमने कहा कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है HOH लिख सकते हैं, इसका क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा किसी फोटोन की प्रेजेंस में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए, किसी फोटोन की प्रेजेंस में यहाँ फोटोन करेगा, अटैक करेगा। फोटोन के अटैक करने पर क्या होगा, ये बॉन्ड है वो टूट जाएगा जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ। और कैसे टूटेगा, ये टूटेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों ने अपने अपने ले लिए हैं। यानी कि इस OH ने बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरा जो OH था उसने भी एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास में क्या बन गए, 2 बन गए OH के फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ये आगे हैं फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं फ्री रेडिकल, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेप नंबर 2। इस स्टेप नंबर 2 में क्या होगा वो आप समझिए। हमने कहा अब हमारे पास में कौन आ रहा है रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए आ रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, जो हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल, ये OH का जो फ्री रेडिकल है, इस OH का जो फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा। और ये भी आपको पता है कि रिएक्शन कैसे करेगा, ये वाला H है, इस OH को, फ्री रेडिकल के OH को ले लेगा। तो इसको ले लेगा तो क्या बन गया, H और OH से ये बन गया एक वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में रिलीज क्या हो गया है, रिलीज हो गया है ब्रोमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं। ये हमारे पास में एक ब्रोमाइड है वो रिलीज हो गया। ये ब्रोमाइड भी क्या है, तो देखो क्या हुआ, तो एक क्या बन गया वाटर मॉलिक्यूल,
और साथ में क्या हो गया, साथ में रिलीज हो गया ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है वो रिलीज हो गया है, फ्री रेडिकल है वो ब्रोमीन का रिलीज हो गया। समझ गए। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहां पर हमने लिख देते हैं स्टेप नंबर 3। चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, सब चीज़ें क्लियर हो गई। आप तो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखे हुए के साथ में कोरिलेट करो। अब हमारे पास में रिएक्टेंट कौन सा है, रिएक्टेंट है हमारे पास में एसिमेट्रिकल, कौन सा, एसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये कार्बन नंबर 1 2 और ये हो गया 3। जब इसके पास में रिएक्शन करने के लिए कौन आ रहा है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल आ रहा है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, फ्री रेडिकल है। तो इस फ्री रेडिकल के इफेक्ट से क्या होगा, इस फ्री रेडिकल के इफेक्ट से ये होगा कि यहां पर जो बॉन्ड था सिग्मा और यहां था पाई थे, सिग्मा और पाई थे, पाई बॉन्ड टूटा और होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कार्बन नंबर 2 पे। तो क्या बना है वो पहले मैं समझाता हूँ, ब्रोमीन से रिएक्शन तो बाद में कराएंगे। तो ये क्या बन गया, CH3, ये था CH, हमने कहा पाई बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड बच गया हमारे पास में सिग्मा वाला। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये 3। और यहाँ पे पाई बॉन्ड का क्या हुआ, टूटा। तो हमने कहा ये कौन सा है, ये बना होमोलाइटिक क्लीवेज है, क्योंकि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे 2 वो एक एक बांट लिए कार्बन ने, ठीक है ना। एक तो आ गया इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 पे और दूसरा गया कार्बन नंबर 1 पे। तो ये क्या बन गया, इसको भी क्या बोलेंगे हम, फ्री रेडिकल कहते हैं। ये भी क्या है, फ्री रेडिकल बन गया है। अब इसके साथ में रिएक्शन करेगा, कौन करेगा, रिएक्शन करेगा ब्रोमाइन, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल करेगा। अब 2 रास्ते हैं इस ब्रोमीन के फ्री रेडिकल के पास में। कौन कौन से 2 रास्ते हैं, देखो, या तो जाएगा कार्बन नंबर 2 के पास या जाएगा कार्बन नंबर 1 के पास। दोनों रास्ते हैं इसके पास में कि कौन सी जगह पर जाए। तो मैंने आपको पहले से ही बताया था, आगे के देखो मैं बताता हूं आपको, साथ साथ में समझना। यहाँ पर एक बार मैं इसको होल्ड कर देता हूँ, बीच में ले लेते हैं स्लाइड के, तो आप समझ में आ जाएंगे। मैं दोनों चीज़ें जोड़ के बताता हूँ, आप ऊपर की चीज़ों को देखते रहें। पहला मैंने लिखा CH3, यहाँ पर लिख दिया CH, और नीचे क्या लिख दिया मैंने, CH2। ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। दूसरा मैं नीचे लिख देता हूँ, सेम बना देता हूँ ताकि आप दोनों चीज़ों को समझ सकें। CH और CH2 ये वाले हैं फ्री रेडिकल है। मैंने कहा कि जो ब्रोमीन है इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो जुड़ जाए इस कार्बन नंबर 2 के साथ जहां पर मैं लिख रहा हूं ब्रोमीन, ठीक है ना। ये कार्बन कौन सा है, यहाँ पर ये कार्बन है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर, 2 नंबर पे जुड़ गया। या इसके पास रास्ता क्या रहता है कि कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पर जुड़ जाए। ऐसे अगर जुड़ जाएगा तो अब देखो फ्री रेडिकल कौन सा बच गया है। अब तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो फ्री रेडिकल है इसको हम कहेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल पोजीशन कहाँ बची, कार्बन नंबर 1 पे बची है। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, फ्री रेडिकल अब यहाँ पर बचा है, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहते हैं। 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहते हैं। अब हमें ये देखना है इनमें स्टेबल कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जो 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज द, हम कहेंगे मोर स्टेबल। ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इसलिए रिजल्ट में हमारे पास में क्या आएगा वो आप देखो, बताता हूं। इन दोनों में से मैंने कहा 2 डिग्री है तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, चूंकि ये स्टेबल है ना 2 डिग्री वाला, इसलिए हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो। मैं दोबारा बना देता हूँ, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, समझ गए। यहाँ पर क्या आ गया है, ये हो गया CH2, CH2 के साथ लग गया Br, समझ गए। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। तो ये हमारे पास में एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ये बन गया स्टेबल प्रोडक्ट। आपने एक विशेष बात क्या नोटिस की है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं आपको समझाता हूँ।
दोनों मैकेनिज्म आपने देखी थी। एक थी मैकेनिज्म कौन सी, मार्कोवनिकोव, ये थी। एक थी हमने बताया मार्कोनिकोव, और दूसरा मैंने क्या बताया था, एंटी मार्कोवनिकोव। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या था वो समझने की बात है, बहुत सरल सी बात थी। मार्कोनिकोव के अंदर क्या होता है, इसमें होता है एडिशन रिएक्शन है, लेकिन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। जबकि एंटी मार्कोनिकोव ने आपने क्या देखा, ये होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की एडिशन रिएक्शन होती है। ये बेसिक मैकेनिज्म में डिफरेंस है। अगर पूछ ले मार्कोनिकोव में एंटी मार्कोनिकोव में मुख्य अंतर क्या होता है, तो दोनों के मैकेनिज्म में अंतर है। मार्कोनिकोव है कौन से रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकोव करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को, जबकि एंटी मार्कोनिकोव किसको करता है, फ्री रेडिकल वाला एडिशन होता है। समझ गए बात को, इन चीज़ों को ध्यान से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक